Hello students, welcome to my next lecture on differential calculus chapter 1 Padal equation. In my last lecture I told you about the concept of polar tangent, polar subtangent, polar normal, polar subnormal और उनके मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन और उनके अलग अलग फॉर्मूले डायग्राम की हेल्प से समझाए थे। तो ये जो क्वेश्चन हम आज आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप लास्ट लेक्चर से गो थ्रू होते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि पोलर सब टेंजेंट की बात हो रही है, हमको लोकस फाइंड करना है, लोकस प्रूव करना है। किसका? लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी जिसको भी हम कह सकते हैं सिरा, एंड पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लोकस ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबटेंजेंट ऑफ द कर्व r इक्वल्स टू एफ थीटा। नाउ दिस कर्व इज इन पोलर फॉर्म और लोकस जो हमें प्रूव करना है वो ये है। तो दिख रहा होगा आपको r इक्वल्स टू एफ डैश थीटा माइनस पाई बाई 2, ये हमें लोकस प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इसका एक बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए आप, ये मैंने कर्व कंसीडर कर लिया r इक्वल्स टू एफ थीटा। ये मेरा पोल है, ये इनिशियल लाइन है, ये सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं। इसमें मैंने एक पॉइंट मार्क किया, इसके पोलर कोऑर्डिनेट मैंने लिए r कॉमा थीटा, और फिर मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली जो कि इनिशियल लाइन को कट करते हुए मैंने इसको आगे प्रोड्यूस कर लिया। फिर मैंने इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाया। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है। नॉर्मल इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट P। फिर मैंने इस O पॉइंट से, थोड़ा पास में ले लेते हैं इसको, O पॉइंट से इस पॉइंट की रेडियस वेक्टर बनाई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, O से P को ज्वाइन कर दूंगा। दिस इज लाइन OP एंड वी कॉल इट रेडियस वेक्टर फॉर द पॉइंट P। फिर मैंने इस OP के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की जो O से पास हो। I am drawing a line through O such that it is perpendicular to OP। तो देखिए अब ये लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ की है। ये लाइन देखिए, अब ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है? पाई बाई 2। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर OP। फिर इस लाइन को मैंने आगे पीछे इस प्रकार प्रोड्यूस किया, ये जाकर इस P की टेंजेंट को भी मिल रही है से एट पॉइंट M, और ये आगे जाकर से इस नॉर्मल को भी मिल रही है, ये से एट दिस पॉइंट M। और लास्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया है कि पोलर सब नॉर्मल हम किसको कहते हैं। इन दिस फिगर ON इज द पोलर सब नॉर्मल। और मैंने आपको लास्ट टर्म में ये बता दिया है कि ये जो पोलर सब नॉर्मल होता है इसका फॉर्मूला होता है dr बाई dt। यानी कोई हमें कर्व अगर गिवन है और उसके किसी जनरल पॉइंट पे हमें पोलर सब नॉर्मल फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ये है पोलर सब नॉर्मल जो O से स्टार्ट होता है और N तक जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि इस पोलर सब नॉर्मल की एक्सट्रीमिटी का लोकस फाइंड करना है। तो इसकी एक्सट्रीमिटी कौन है? N। एक्सट्रीमिटी का मतलब एक तरह से एंड पॉइंट या सिरा उसका। ये तो उसका पोलर सब नॉर्मल यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, तो हमें इस एंड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो जैसा कि हम हमारे स्कूल लेवल से जानते हैं, 11th-12th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है कि जिसका हमें लोकस फाइंड करना होता है उसको हम एक पॉइंट अज्यूम कर देते हैं। तो यहां पर मैंने एंड पॉइंट को अज्यूम किया, लेट द पॉइंट N बी r1 थीटा। तो यहां पर ये वाली बात नोट करने की है कि इस पॉइंट के मैंने पोलर कोऑर्डिनेट्स अज्यूम किए। क्यों अज्यूम किए पोलर कोऑर्डिनेट्स? क्यों? क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन पोलर गिवन है। जब कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन होती है तो हम पॉइंट को कार्टेशियन मानते हैं, h के अल्फा बीटा, लेकिन यहां पर हम पॉइंट को हमने क्या माना? r1 थीटा। तो अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है तो r1 कौन सी लेंथ होगी?
R1 इज द रेडियस वेक्टर फॉर द पॉइंट N और इसकी रेडियस वेक्टर है हमारी ON, यानी ON की लेंथ हमारी R1 है, ये लेंथ। एंड व्हाट विल बी द एंगल θ1? θ1 इज द वेक्टोरल एंगल ऑफ दिस पॉइंट, इस बिंदु का सदिश कोण है। सदिश कोण हम जानते हैं OX लाइन और रेडियस वेक्टर वाली लाइन के बीच बिटवीन बनने वाला एंगल होता है। तो ये एंगल मेरा हो गया θ1, और इसको देखिए हम, इसका वेक्टोरल एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां पर आपको तीन एंगल्स दिख रहे होंगे, θ1, ये थीटा और ये पाई बाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द रिलेशन, जो आपको यहाँ ऑब्वियस दिख रहा है वो क्या है, तो आप कहेंगे साहब θ1 इज द सम ऑफ पाई बाई 2 एंड थीटा। मैं इस क्वेश्चन की आपको मेन बातें लिख के बता रहा हूं, जो इसकी लैंग्वेज है वो आप बुक्स में आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट θ1 इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। मैं आपको बोल के समझा रहा हूं। फिर अगेन मैं यहाँ क्या कहता हूं, मैं यहाँ एक लॉजिक दूंगा कि वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ पोलर सबनॉर्मल इज dr by d थीटा, दिस इज द फॉर्मूला। एंड बाई अज्यूमिंग दिस पॉइंट R1 θ1 आई नो द वैल्यू ऑफ ON, जो कि मैंने लिखी हुई है R1। इसका मतलब क्या हो गया, R1 एंड dr by d थीटा इज सेम। ये वैल्यू पोलर सबनॉर्मल का फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन, और ये इसकी फिगर में वैल्यू है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग लाइन क्या हो जाएगी, R1 इक्वल्स टू dr by d थीटा। अब dr by d थीटा की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से फाइंड करूंगा, इक्वेशन ऑफ द कर्व। इससे अगर मैं आपको बोलूं दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, dr by d थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां तो आएगा dr by d थीटा और यहां आ जाएगा f डैश थीटा। तो लाइन क्या बनेगी, dr by d थीटा इज इक्वल्स टू f डैश थीटा। ये भी आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग नंबर डाल के। अब यहां पर dr by d थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया f डैश थीटा, ठीक है। फिर मैंने यहां पर थीटा की जगह यहां से वैल्यू निकाली। ये लाइन मैंने पहले लिखी हुई है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। यहां तो मैं क्या रीजन दूंगा, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 1, फिर अगेन पुटिंग वैल्यू फ्रॉम 2। थीटा की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालूं तो क्या आ जाएगी, θ1 माइनस पाई। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया जिसमें अब केवल R1 है, θ1 है और कांस्टेंट है। अब जैसा कि आप लोकस के क्वेश्चन ऑलरेडी 11th-12th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कर चुके हैं, हमको जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता था हम उसको एज्यूम करके क्वेश्चन में गिवन कंडीशन अप्लाई करके एक ऐसे रिलेशन तक पहुंचते हैं जिसमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको दिख रहे हो और कोई कांस्टेंट हो तो वो चलेगा। और लास्ट में हम क्या कहते हैं, सो द लोकस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट N इज। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें R1 की जगह R और θ1 की जगह हम थीटा पुट करते हैं। तो लोकस क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू f डैश थीटा माइनस पाई। ये क्या आ गया, लोकस ऑफ N। एंड व्हाट इज N? N इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द पोलर सबटेंशन, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन आपको बुक में और मिलेगा, वो आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर की जो सोल है, सोल यानी इस चैप्टर की जो आत्मा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, वो है पैडल इक्वेशन। एक तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो देखिए आप, इक्वेशन, पहले हम इस वर्ड पे गौर करें। इक्वेशन वर्ड हम किसी कर्व के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, कि हम कहते हैं भाई पैराबोला की इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन, किसी भी कर्व की इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने लिखता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, बट वी शुड से दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ठीक है। फिर यही मैं आपके सामने लिखूं r इक्वल टू ए,
अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द सेम सर्किल बट रिटन इन डिफरेंट वे। यहां पर आपको एक्स वाई नहीं दिख रहा है, यहां पर आपको आर दिख रहा है। तो जिस इक्वेशन में हमको आर थीटा दिखता है, अब इसमें बाई चांस थीटा नहीं है, तो वो कहलाती है पोलर इक्वेशन। सिमिलरली हम यहां पर डेफिनेशन दे रहे हैं पैडल इक्वेशन। तो जब किसी कर्व की इक्वेशन इस प्रकार लिखी जाए कि उसके अंदर वेरिएबल पी एंड आर अपीयर हो, यानी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या हुई? इफ इक्वेशन ऑफ ए कर्व इज इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर देन इट इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप देखिएगा कि ये इक्वेशन हमारे पास कई बार आएगी। तो यहां पर हम इस इक्वेशन में क्या नोट करते हैं? हम देख रहे हैं इसमें पी अपीयर हो रहा है, आर अपीयर हो रहा है और एक कांस्टेंट ए अपीयर हो रहा है। तो आपको ये जानकर सरप्राइजिंग होगा कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की पैडल इक्वेशन कहेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है। एक्स वाई आता तो ये कार्टेशियन इक्वेशन होती। आर थीटा आता, देखिए आर आ रहा है पर थीटा नहीं आ रहा है। थीटा के स्थान पर कौन आ रहा है? पी आ रहा है। तो मैंने भी आपको क्या डेफिनेशन दी? द इक्वेशन विच कंटेन्स पी एंड आर इज कॉल्ड पैडल इक्वेशन। तो नाउ वी विल लर्न। अब हम यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सीखने जा रहे हैं कि अगर हमें किसी कर्व की पोलर इक्वेशन गिवन है तो उसको हम चेंज करके पैडल कैसे बनाएंगे। इसके ऊपर आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? इफ वी आर गिवन ए पोलर इक्वेशन ऑफ ए कर्व देन हाउ टू चेंज इनटू पैडल इक्वेशन। पोलर इक्वेशन का मतलब इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, एंड वी वांट टू चेंज इट इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। तो पहले तो बिल्कुल क्लियर हम देखेंगे हमें क्या करना है, क्या हटाना है, क्या लेके आना है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं? आर दोनों साइड है, तो आर को हमें रिटेन करना है। फिर हम ये क्या देखते हैं कि यहां थीटा है, लेकिन यहां थीटा नहीं है बल्कि पी आ गया है। तो एक तरह से हम हमारा प्रोसेस थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आने लगा कि वी हैव टू रिमूव थीटा एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस पी। अब ये सब काम एक डेफिनेट वे से किया जाएगा। इस मैं आपको इसका तरीका समझने जा रहा हूं, उसको मैंने 3 स्टेप्स में माना है। तो देखिए आप, स्टेप नंबर 1, वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला P इक्वल्स टू R sin phi। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ कर्व। ठीक है, अब सबसे पहला ये वी नो करके हम स्टार्ट कर देंगे। फिर हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में जो आपको फाई दिख रहा है, इस फाई को हमें थीटा के टर्म्स में रिप्लेस करना है। रिप्लेस फाई इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी निश्चित रूप से मेरे पास फाई की ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो थीटा में लिखी गई है। तो ये काम हम कैसे करेंगे? और हाँ, हमें गिवन क्या होगा? हमें इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन होगी, आर इक्वल्स टू एफ थीटा। वो इक्वेशन है कर्व की, इसको लेकर अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन पर tan फाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, और 90% ये फॉर्मूला हमको फाई की वैल्यू थीटा में देता है, थीटा इन कांस्टेंट में। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो जब आप यहां थीटा पुट करोगे तो फाई हट जाएगा। तब ये इक्वेशन किस प्रकार बन जाएगी? अब इसमें P होगा, R होगा और थीटा। तो क्या ये मुझे पैडल इक्वेशन मिल गई? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पैडल इक्वेशन तो हम उसको कहते हैं जिसमें केवल P और R हो वेरिएबल के नाम पे, थीटा नहीं होना चाहिए। यहां पर P R के अलावा थीटा और आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है? फाई तो यहां से हट गया, लेकिन फाई थीटा को ला के हटा है, खुद फाई इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट R नहीं हटा है। अब हमें थीटा को और हटाना है। तो थीटा को यहां हटाने के लिए हम यहां पर थीटा को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर में। थीटा की वैल्यू हम किसी तरह से आर के रूप में लेके आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, पहले बता देता हूं थीटा की वैल्यू आर के रूप में कैसे आएगी। सिंपल, हमारे गिवन इक्वेशन से आएगी। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमको थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर देनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिए,
इसके लिए कुछ हो सकता है एल्जेब्रिकली कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना पड़े, तो वो इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर आ गई, वो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो पुट करने से क्या होगा, थीटा हट गया, उसकी जगह आर की टर्म आ गई। तो अल्टीमेटली मेरे पास पी और आर की टर्म ही बची, और ये जो मेरे पास पी और आर की जो टर्म्स को लेकर जो रिलेशन मिलेगा, मैं बोलूंगा दिस इज माई रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, तो ये मैंने आपको पूरा पैडल इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पोलर को पैडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैंने आपको समझाया। वंस अगेन आप देखिए, स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला, ये आपको मेमोराइज रखना है। फिर इस फाई की जगह थीटा को लेके आना है, वो इस काम से होगा। ये एक तरह का फ्लो चार्ट मैंने आपको बना दिया। ये फ्लो चार्ट अगर आप दिमाग में रखते हैं तो क्वेश्चन सारे ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब हम इसके बाद इसको और ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जिसका कि जो कि आपको इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा।